अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद वकास अमीन। तो कैसे हैं आप लोग बेटा? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज बेटा हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, मींस एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन एंड कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस। शॉर्ट क्वेश्चन हम आज के लेक्चर में समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में। तो बेटा पहला एमसीक्यू, फर्स्ट एमसीक्यू, while determining द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम वी कीप द एम्पलीट्यूड। क्या करते हैं जी? जब भी हम सिंपल पेंडुलम को यूज़ करके टाइम पीरियड निकालते हैं या ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो हम क्या करते हैं बेटा? हम इसका एम्पलीट्यूड जो है वो स्मॉल रखते हैं। ये जब मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवाया था तो हमने ये पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली करते थे थीटा की एट अ स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल पे क्यों करते हैं? क्योंकि स्मॉल एंगल पर ही रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स की। मीन हुक्स लॉ एप्लीकेबल होगा, रिस्टोरिंग फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी आपकी। तो तभी तो फार्मूला जो है ना वो ठीक तरीके से वर्क करेगा। तो स्मॉल एम्पलीट्यूड हम रखते हैं। सेकेंड एमसीक्यू है, इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो। जी बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज जीरो व्हेन, कहाँ पे? अगर तो एक्सेलरेशन जीरो होगा तो क्या होगा? वेलोसिटी क्या जीरो होगी उस पॉइंट पे? नहीं, वेलोसिटी तो मैक्सिमम होती है ना। अच्छा, एक्सेलरेशन जीरो होगा कहाँ पर? एक्सेलरेशन जीरो होगा मीन पोजीशन पे। ठीक है, तो मीन पोजीशन पे क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है? यस, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, तो बीटा इज द राइट ऑप्शन। लेकिन चार्ली भी जरा देख लें, बोथ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर जीरो। वेलोसिटी तो जीरो नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, तो चार्ली भी गलत है। बोथ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर मैक्सिमम। वेलोसिटी मैक्सिमम है लेकिन डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम नहीं होता, तो डेल्टा भी गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या है? बीटा, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू क्या होती है बेटा? ज़ीरो होती है। और एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या था? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्स की जगह जब आप जीरो पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन भी क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। आई होप कि ये सेकंड एमसीक्यूज भी आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15.3 है, इफ अ टनल इज बोर्ड थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू इट व्हेन। मींस के एक अर्थ है, एज्यूम करें प्लैनेट है, और आपने यहाँ पे जो है ना वो एक टनल टनल बना दिया जी, जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है दूसरे पॉइंट पे क्लोज हो, यानी कि एंड हो रही है। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप चले गए टनल बनाते बनाते। अब अगर आप एक ऑब्जेक्ट को इस टनल में थ्रो कर दें तो अब ये ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करेगा? तो बेटा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, क्योंकि बॉडी जैसे जैसे नीचे जाएगी वैसे वैसे रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो ज़ीरो होती चली जाएगी। मैक्सिमम पॉइंट पे बॉडी के पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन सेंटर पे जाके ये रुकेगी नहीं। जी की वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी सेंटर पे, लेकिन ये सेंटर पे जाके बॉडी रुकेगी नहीं, बल्कि अपनी इनर्शिया की वजह से दूसरे एक्सट्रीम पे जाएगी, फिर दोबारा वापस। तो इस तरह से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती रहेगी। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए तो बेटा पहले प्रीवियस लेक्चर लें फिर ही एमसीक्यूज करें, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो 14.3 का जो रिजल्ट है, स्टोन विल स्टॉप एट द सेंटर, नहीं बेटा ये गलत है। सेंटर पे रुकेगी नहीं क्योंकि इनर्शिया की वजह से। बीटा, स्टोन विल मूव आउट फ्रॉम अदर साइड ऑफ द टनल। ठीक है, वो वहाँ तो दूसरे साइड पे तो जाएगी लेकिन फिर दोबारा वापस भी जाएगी, तो बीटा भी गलत है। स्टोन विल परफॉर्म अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, चार्ली इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फ्लोइंग वेरिएबल हैज़ अ जीरो वैल्यू एट द एक्सट्रीम पोजीशन? एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो क्या क्या होता है बेटा? वेलोसिटी भी जीरो होती है। ठीक है, वेलोसिटी ही जीरो होती है, वेलोसिटी मतलब स्पीड जीरो होती है, तो बीटा इज द राइट ऑप्शन। एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होगी, तो स्पीड जो है ना वो जीरो होती है। तो इसका ऑप्शन है बीटा, फोर का बीटा है। फिफ्थ एमसीक्यू जरा देखें, विच ऑफ द फ्लोइंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन? तो एक ही फोर्स फोर्स पर ही बेटा हमने, रिस्टोरिंग फोर्स। तो चार्ली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखें, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग विद अ सिंपल हार्मोनिक मोशन एट अ मीन पोजीशन इज। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है, चार्ली इज द राइट ऑप्शन। Seventh, a child swinging on a swing in a sitting position, stand up, then time period, swing will। मीन्स एक बच्चा है, झूला झूल रहा है और बैठ के झूला झूल रहा है। तो हम ये स्विंग जो है ना वो यहाँ पे एक पिक्चर बना लेते हैं स्विंग की। तो एज्यूम करें कि जब वो बच्चा बैठा था तो उसका जो सेंटर ऑफ मैस था वो ये था। सेंटर ऑफ मैस जहाँ पे बॉडी बैलेंस हो जाए, मीन्स ह्यूमन बॉडी की जो नाव है वो आपका सेंटर ऑफ मैस होती है।
तो अब वो बच्चा खड़ा हो जाएगा, स्टैंड अप, खड़ा हो गया, तो सेंटर ऑफ मास जो है ना वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट होने से क्या होगा, लेंथ कम हो जाएगी। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, इससे इस तरह का एक मिलता जुलता एमसीक्यू मैंने अपने लेक्चर जिसमें मैंने सिंपल पेंडुलम पढ़ाया ना, उस लेक्चर में मैंने ये एमसीक्यूज करवाया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जब आप सिंपल पेंडुलम की लेंथ मेजर करते हैं, तो आप ये जो बॉब है ना इसके सेंटर से मेजर करते हैं। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे था ना, ये जब बच्चा बैठा हुआ था, तो उसकी लेंथ जो है ना वो यहाँ से आप मेजर करेंगे, सेंटर ऑफ मैथ से। लेकिन जब वो बच्चा खड़ा हो गया तो सेंटर ऑफ मैथ ऊपर शिफ्ट हुआ, तो अब यहाँ से लेंथ मेजर करेंगे, तो देखिए लेंथ क्या हुई है, रिड्यूस होगी, लेंथ कम होगी। तो जब लेंथ क्या होगी, कम होगी, तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G होता है। तो लेंथ जब डिक्रीज होगी तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हुआ फिर, लेंथ कम तो टाइम पीरियड भी कम। तो यहाँ पे देखें, टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग विल डिक्रीजेस। आई होप कि ये एमसीक्यू समझ आ गया। बीटा, बीटा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा आ जाए ज़रा एमसीक्यूज पे। 8 है, द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ प्रोपोर्शनल टू। अगर आपने वो टॉपिक लेक्चर सुना है जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज का जो टॉपिक है, तो उसमें हमने टोटल एनर्जी निकाली थी हाफ k x0 स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x0 स्क्वायर के। x0 एम्पलीट्यूड है, तो स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन, ये डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। फिर बेटा 14.9 है, द पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेज हाउ मेनी टाइम्स इफ इट्स अ लेंथ इज अ डबल्ड। देखिए ये ऊपर फार्मूला लिखा तो हुआ है बस, अगर मैं लेंथ को डबल करूं तो फिर टाइम पीरियड कितने टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो ये देखिए ज़रा, लेंथ जो टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो है 2 पाई अंडर रूट L/G। तो L को आप डबल कर दें, ये देखिए 2 पाई 2L कर दें जी। अब 2 को बाहर ले आए, अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 को बाहर ऐसे लिख ले, 2 पाई अंडर रूट L/G। अब ये जो अंडर रूट 2 है, इसको जो नया टाइम पीरियड होगा ना वो टी डैश कह दे, ये अंडर रूट 2 ऐसे लिख ले। और ये जो था ये आपका जो इनिशियल टाइम पीरियड था वो था, तो यहाँ पे इसकी जगह टी लिख दे। तो जो न्यू टाइम पीरियड होगा व्हेन यू डबल द लेंथ, तो फिर टाइम पीरियड क्या होगा, अंडर रूट 2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है अल्फ़ा। तो एमसीक्यू तो हमारे क्लियर हो गए। अब आ जाते शॉर्ट क्वेश्चन पे। एमसीक्यू जितने आसान थे शॉर्ट क्वेश्चन भी उतने ही आसान है एक्सरसाइज के। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड राइट इट्स इक्वेशन। बहुत ही सिंपल है बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें पता है एक ऐसी मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के, एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। जिसमें एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो मीन पोजीशन की तरफ होगी। और फिर आपने फार्मूला लिख देना, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। माइनस डायरेक्शन शो कर रहा है, एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, स्टेट द बेसिक कंडीशन फॉर अ फ्रिक्शनलेस सिस्टम टू एग्जीक्यूट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सारी बातें जो है ना वो बेटा रिपीट हो रही हैं। अगर आपने लेक्चर सुने हैं ना, मेरे सारे के सारे लेक्चर सुने हैं, तो फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन तो हलवा है आपके लिए, फिर तो आपको कोई मसला ही नहीं होगा। तो आपने कंडीशंस लिखनी है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को जब स्टार्ट किया था वहीं पे मैंने कंडीशन लिखी थी। कंडीशन क्या है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। फिर इसकी जो डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन की तरफ होनी चाहिए। फिर रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इनर्शिया ऑफ द बॉडी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। मीन्स बॉडी का मैस, बॉडी का इनर्शिया जितना ज़्यादा है, रिस्टोरिंग फोर्स भी उतनी ही ज़्यादा होगी। एंड द फोर्थ वन इज, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड फॉलो अ हुक्स लॉ। हुक्स लॉ फॉलो होना चाहिए। तो ये कंडीशन थी बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन में बॉडी अपनी ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करती रहेगी। आपको इनिशियल पुश करना है बस, यानी इनिशियली तौर पे फोर्स अप्लाई करनी है, उसके बाद बॉडी खुद ब खुद ऑसिलेट करती ही जाएगी, करती ही जाएगी, करती ही जाएगी। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स का सोर्स नहीं होगा, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एनर्जी डिसिपेशन जीरो है। एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी तो वेस्ट हो ही नहीं रही।
और बॉडी जो है वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे मूव करेगी। और ये एक आइडियल केस है, रियलिटी में ऐसा केस एग्जिस्ट नहीं करता जहाँ पे एनर्जी डिसिपेशन हो ही ना। और दूसरी जो कैटेगरी पूछी है वो है फोर्स ऑसिलेशन। फोर्स ऑसिलेशन एक ऐसी ऑसिलेशन है जिसमें आपको बॉडी को ऑसिलेट करवाने के लिए कंटिन्यूसली फोर्स लगानी पड़ेगी। जैसे कि ये एक जो बॉय है वो झूला झुला रहा है, या एक वाले साहब जो हैं वो अपनी बेटी को झूला झुला रहे हैं, और ये एक्ट कर रहे हैं कांस्टेंट सोर्स की तरह, कांस्टेंट सोर्स ऑफ फोर्स। फोर्स तो ये कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई करते जा रहे हैं, और जो झूला जो है ना, स्विंग जो है, वो ऑसिलेट करता रहेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता रहेगा। तो रिक्वायर अ पीरियोडिक फोर्स सोर्स ऑफ एनर्जी टू कंटिन्यू ऑसिलेशन। एनर्जी डिसिपेशन यहाँ पर होगी, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं होगा, कम भी हो सकता है, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा भी हो सकता है। तो आई होप कि ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट एन आइडियल सिंपल पेंडुलम, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो बेटा जो सिंपल पेंडुलम की हमने कंडीशंस पढ़ी थी, लाइक जो बॉब है पेंडुलम का, वो पॉइंट मैच होना चाहिए, पॉइंट साइज। तो पॉइंट साइज तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लेंगे उसका कोई ना कोई तो साइज होगा। तो द बोब कैन नॉट बी ट्रू पॉइंट मैच, एवरी रियल बोब हैज अ फाइनाइट साइज। फिर सेकंड, स्ट्रिंग का जो साइज है या स्ट्रिंग का जो वेट है वो वेटलेस होना चाहिए, मैसलेस होना चाहिए। तो ऐसी कोई स्ट्रिंग है नहीं जो मैसलेस हो, हर स्ट्रिंग का कोई कुछ ना कुछ तो मैस होगा ही। और थर्ड कंडीशन हमने पढ़ी थी कि स्ट्रिंग एक्सटेंसिबल ना हो, यानी कि एक्सटेंड ना करे। तो ऐसी कोई स्ट्रिंग है ही नहीं जो एक्सटेंड ना हो, जो इनएक्सटेंसिबल हो। कोई भी आप लेंथ ले लें वो स्लाइटली स्ट्रेच तो होगी ही अंडर द टेंशन। फोर्थ कंडीशन है, देर इज अ ऑलवेज एयर रेजिस्टेंस। आप एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते, तो एयर रेजिस्टेंस भी क्या करेगी, मोशन को अपोज करेगी। फिर बेटा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहाँ पे आपने सस्पेंड किया होता है पेंडुलम को, वहाँ पर भी फ्रिक्शन होती है। तो उस फ्रिक्शन की वजह से कुछ एनर्जी लॉस भी होगा। तो आप प्रॉपरली जो है ना कंप्लीटली एक आइडियल केस नहीं बना सकते सिंपल पेंडुलम का। तो डैट इज़ वाई कि ये कंडीशन क्योंकि सेटिस्फाई नहीं होती रियलिटी में, तो इस वजह से हम सिंपल पेंडुलम जो है ना वो आइडियल आइडियल सिंपल पेंडुलम नहीं बना सकते। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज द शार्पनेस ऑफ अ रेजोनेंस अकर। ठीक है, शार्पनेस कैसे अकर होती है। तो शार्पनेस अकर होती है रेजोनेंस पे। रेजोनेंस पे बॉडी जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड शो करती है। ठीक है, इस तरह से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यहाँ पे एम्पलीट्यूड होता है वाई एक्सिस पे, और फ्रिक्वेंसी होती है एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड होगा। और शार्पनेस जो है वो हमें रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करती है, मींस के नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे बॉडी कितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड शो करता है, ये एबिलिटी होती है बॉडी की, ऑसिलेटिंग बॉडी की, कि वो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी में कितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड शो करता है, कितना ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है। गॉट इट, इसको कहते हैं शार्पनेस। तो ये सबसे पहले तो शार्पनेस की यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ वाइब्रेटिंग सिस्टम टू रिस्पॉन्ड स्ट्रांगली ओनली to a very narrow range of a frequency around its a natural frequency। मीन नेचुरल फ्रिक्वेंसी के अराउंड कुछ रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज होंगी, रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज होंगी जिन फ्रिक्वेंसी पे ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगा। रिस्पॉन्ड मतलब कि इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा ऑब्जेक्ट। और ये शार्पनेस होती क्या, ये पीक होती है, यानी कि बॉडी कितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड शो करती है। और ये डिपेंड करती है डैम्पिंग पे, अगर डैम्पिंग बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो फिर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा और शार्पनेस भी ज़्यादा होगी। मींस कि स्मॉल डैम्पिंग पे एम्पलीट्यूड विल बी ए लार्ज एंड कर्व विल बी ए नैरो एंड स्टीप। नैरो एंड स्टीप का मतलब शार्पनेस ज़्यादा होगी। तो आई होप कि ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आपको। 6 क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं, व्हाट वुड हैपन टू द टाइम पीरियड इफ द अर्थ सडनली स्टॉप रोटेटिंग। तो बेटा एक पॉइंट याद रखें कि अल्लाह ताला ने अर्थ को रोटेट करवाया, और इसमें हमारा ही फायदा है। अब कैसे हमारा फायदा है कि एक तो ग्रेविटी हमें इनवर्ड पुल कर रही है, इनवर्ड। अब जब ये रोटेट होगा तो हमारी बॉडी पे एक आउटवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई होगी। ये ऐसे ही है कि जब वॉशिंग मशीन में वो एक चैम्बर होता है ना जिसमें होल्स होते हैं,
और उनमें गीले कपड़े रख दिए जाते हैं, वो बड़ी हाई स्पीड के साथ रोटेट होता है और जितना पानी होता है वो होल से बाहर निकल आता है, कपड़े ड्राई हो जाते हैं। तो वो जो पानी बाहर जाता है वो जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। मीन्स के हमारी बॉडी पे भी अर्थ की रोटेशन की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रही है। और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एक्ट होने की वजह से हमारा जो वेट है वो ऐसा वेट है कि हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मीन हमारे लिए, हम पे जो जी की वैल्यू एक्ट होती है ना, वो अफेक्टिव वैल्यू जो होती है वो मिनिमम होती है। मतलब 10 एक्ट हो रही है। अब इस चीज़ को ज़रा इस तरह से समझे कि एज्यूम कर लेते हैं इफेक्टिव वैल्यू थी 12। ठीक है। फॉर एग्जांपल जो जी की वैल्यू जो है ना, जो बाय नेचर टुवर्ड द सेंट्रल हमारी बॉडी पे लग रही है वो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। लेकिन जब अर्थ रोटेट होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो आउटवर्ड डायरेक्शन में जो हमारी बॉडी पे एक्सेलरेशन लग रहा है वो 2 है। अब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो अब जब हम 12 में से -2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। तो ये जो 10 है ना, ये अफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी है। मीन्स कि हमारी बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है वो 10 का है। इसे हम अफेक्टिव वैल्यू कहेंगे। अब इमेजिन करें कि अगर अर्थ रोटेट होना ही बंद हो जाता है तो फिर सेंट्रीफ्यूगल हम फोर्स हमारी बॉडी पे तो लगेगी नहीं। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारी बॉडी पे एक्ट ही नहीं होगी तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, यानी ये जो 2 माइनस कर रहा था ये 2 भी नहीं होगा। फिर कौन सा एक्सेलरेशन होगा? जो हमारी बॉडी पे इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, 12। तो अफेक्टिव वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। पहले कितनी थी? 10 थी। अब कितनी होगी? 12 होगी। तो अफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा बेटा? ज़्यादा हो जाएगा। बात समझ है? आई होप कि ये बातें समझ आ रही हैं आपको। तो टाइम पीरियड बेटा क्या होगा? क्योंकि टाइम पीरियड का जी के साथ इन्वर्स रिलेशन है ना। यहाँ पे नीचे फार्मूला मैंने ये देखिए ये मेंशन किया हुआ है कि टाइम पीरियड का फार्मूला L/G है। अब अफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी क्या हुई? इंक्रीज हुई। तो टाइम पीरियड क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। और यही सारी बातें मैंने इधर लिखी हुई हैं। अगर आप इसको रीड आउट करें, व्हेन अर्थ स्टॉप रोटेटिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल डिसअपेयर, एज अ रिजल्ट द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज। अगर ये इफेक्टिव वैल्यू जी इंक्रीज हो जाएगा ना तो फिर आप देखेंगे आपकी बॉडी का वेट भी ज़्यादा हो जाएगा। फिर आपके लिए काम करना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमारी बॉडी को आदत तो है नहीं इतनी ग्रेविटी की, ज़्यादा ग्रेविटी की। तो यहाँ पे देखें, एज टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द ग्रेविटी, सो जी जब इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल। कोशिश करनी है आपने कि आंसर्स को मैथमेटिकली भी प्रूव करें, जस्ट पैराग्राफ में ना लिखें। एक दो लाइनें थ्योरी की लाइन जो है ना वो कोशिश करें कम से कम लिखें, ज़्यादा मैथमेटिकली चीज़ों को प्रूव करें तो आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द रिस्टोरिंग फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स तो वही फोर्स होगी जो विच ब्रिंग द बॉडी बैक टू इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन। डेफिनेशन होगी। फिर वो पूछ रहा है कि व्हाट प्रोवाइड अ रिस्टोरिंग फोर्स फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन द फॉलोइंग केसेस। मीन सिंपल पेंडुलम के केस में रिस्टोरिंग फोर्स क्या थी, और स्ट्रिंग के केस में, स्प्रिंग के केस में रिस्टोरिंग फोर्स क्या थी? तो ये हमने ड्राइव तो की थी ना। देखिए यहाँ पे जब वो पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा तो हम यहाँ पर इसके क्या बनाएंगे बेटा? कंपोनेंट्स बनाएंगे। ए कंपोनेंट जो होगा वो टेंशन की अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो मीन पोजीशन, मीन्स कि इसके परपेंडिकुलर होगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है? मीन पोजीशन की तरफ। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये कहाँ पर है? ये भी मीन पोजीशन की तरफ से है। और ये वाला जो कंपोनेंट था ये क्या था? ये था mg sin थीटा। कैसे पता लगा? इस कंपोनेंट को आप नीचे ड्रॉ कर लें इस तरह से। अब ये एंगल क्या बनेगा? थीटा। जो एंगल ये है थीटा, वही एंगल यहाँ पे ये थीटा बनेगा। थीटा के सामने वाला क्या होता है? ये होता है वाई कंपोनेंट। और थीटा जिसके साथ परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाता है वो क्या होता है? वो होता है एक्स कंपोनेंट। तो अब देखिए थीटा के सामने वाला वाई कंपोनेंट, तो ये वाई कंपोनेंट का मतलब है ये वेट का वाई कंपोनेंट है। और वेट का वाई कंपोनेंट क्या होगा? mg sin थीटा। तो mg sin थीटा यहाँ पे क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स है। mg sin थीटा क्या है बेटा? रिस्टोरिंग फोर्स है। mg sin थीटा, साथ आप अगर चाहो तो माइनस का साइन भी लगा सकते हैं, जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। फिर स्प्रिंग के केस में हमने पढ़ा था -की x। सिंपल। तो बस इतना आंसर आपने करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 14.8 है, व्हाट रोल डू शॉक एब्जॉर्बर प्ले इन ऑसिलेशन ऑफ द व्हीकल इन अ बम्पी रूट्स?
एक्सप्लेन ब्रीफली। तो बेटा शॉक एब्जॉर्बर अब्जॉर्बर्स क्या करते हैं, ये डैम्पिंग करते हैं। डैम्पिंग करेंगे तो ऑसिलेशन जो है ना वो स्लो हो जाती है, आप कंफर्टेबल रहते हैं कार के अंदर। तो शॉक एब्जॉर्बर रिड्यूस ऑसिलेशंस ऑफ अ व्हीकल बाय प्रोवाइडिंग अ डैम्पिंग। दे एब्जॉर्ब एंड डिसिपेट द एनर्जी ऑफ अ वाइब्रेशन एज अ हीट। हीट की फॉर्म में एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो जाती है। इनके फंक्शंस क्या है, ये एम्पलीट्यूड को रिड्यूस करते हैं, किसके एम्पलीट्यूड को, ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड को। ब्रिंग द व्हीकल बैक टू इक्विलिब्रियम क्विकली। आप ऑब्जर्व करें कि जब भी कोई जंप आती है तो आपकी बॉडी आफ्टर क्रॉसिंग स्पीड ब्रेकर या जंप फौरी तौर पे आप रिलैक्स यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे दोबारा वापस आती है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपकी बॉडी तो फिर कंटिन्यूसली अप एंड डाउन ऑसिलेट करती रहे। तो यहाँ पे हैवी डैम्पिंग होती है। फिर इम्प्रूव पैसेंजर कंफर्ट, इस तरह आप भी कंफर्टेबल रहते हैं। फिर कीप द टायर इन द बेटर कॉन्टैक्ट विद द रोड, इम्प्रूविंग स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी। तो ये स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव करती है डेफिनेटली। अगर वो ऑसिलेट करती रहेगी तो फिर रोड के साथ टायर का जो टायर की जो ग्रिप है वो ठीक से नहीं होगी। तो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन तो आपके कंप्लीट हो गए, अब आते हैं कंस्ट्रक्टेड शॉर्ट क्वेश्चंस पे। तो वाई मार्चिंग ट्रॉप्स आर आस्क्ड टू ब्रेक देयर स्टेप्स व्हाइल क्रॉसिंग अ ब्रिज। जब फौजी जो हैं जब वो मार्च कर रहे होते हैं तो रास्ते में अगर ब्रिज आ जाए तो फिर वो अपने जो स्टेप्स होते हैं उनको ब्रेक कर देते हैं। मीन्स के रैंडमली अब वो मूव करेंगे। ऐसा वो क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर वो मार्च वाली स्टेट में यानी कि एक साथ फुट स्टेप अगर ग्राउंड पे रखेंगे तो उससे एक फोर्स जनरेट होगी। और अगर उस ड्राइविंग फोर्स की फ्रिक्वेंसी ब्रिज की नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर जाए तो फिर ब्रिज क्या होगा बेटा, कोलैप्स हो जाएगा। वहाँ पे रेजोनेंस होगी, ब्रिज ज़्यादा एनर्जी absorb करेगा, वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा और ब्रिज क्या करेगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो बेटा मार्चिंग ट्रॉप्स आर आस्क्ड टू ब्रेक देयर स्टेप्स व्हाइल क्रॉसिंग अ ब्रिज टू प्रिवेंट अ रेजोनेंस। रेजोनेंस ना हो इसीलिए वो ब्रेक कर देते हैं। अब ये सारी डिटेल मैंने लिखी हुई है। When a soldier march in a step, the apply a regular periodic force on the bridge. If the marching frequency become equal to the bridge natural frequency, resonance occur. This cause bridge to vibrate with a large amplitude, which can damage the bridge or even a cause to collapse. By breaking their steps, the soldier create a irregular forces instead of a single rhythmic force, preventing a resonance and ensuring the bridge remains safe. Next question है 14.2 है, girl is swinging in the sitting position. Describe how will the period of swing be changed if she stands up. तो ये इससे मिलता जुलता अभी हमने एक एमसीक्यूज भी किया कि टाइम पीरियड क्या होगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब बच्ची जो है वो गर्ल जो है जब वो बैठी थी तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था, डाउनवर्ड था। लेंथ क्या थी, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ आपने नोट की। जब वो खड़ी हो जाएगी तो सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, लेंथ इससे क्या हो जाएगी, कम। लेंथ कम तो टाइम पीरियड भी कम। लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज डिक्रीज होगी तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज हो जाएगा। तो व्हेन द गर्ल स्टैंड्स अप ऑन द स्विंग हर सेंटर ऑफ मास मूव्स अपवर्ड मेकिंग द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द स्विंग शॉर्टर। एज वी नो, फार्मूला लिखा, और टाइम पीरियड जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लेंथ अगर कम होगी तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज टाइम पीरियड डिपेंड ऑन द लेंथ। तो इफेक्टिव वैल्यू, ये सारी बातें वही दोबारा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 14.3 है, विल अ पेंडुलम डेट की करेक्ट टाइम एट कराची। कराची में सिंपल पेंडुलम से एक टाइम नोट किया, फिर वही क्या टाइम पीरियड, क्या वही टाइम आएगा अगर आप उसको मेजर करें मरी में, एट द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट, मरी में करें या माउंट एवरेस्ट पे करें, तो क्या वही पेंडुलम आपको वही टाइम देगा जो आपने कराची में मेजर किया था? नहीं, इसका आंसर है नो। टाइम पीरियड विल नॉट एक्यूरेट एट मरी और टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट। क्यों? क्योंकि आप एल्टीट्यूड पे चले गए। मरी का एल्टीट्यूड ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है। तो बेटा जी जो है वो एल्टीट्यूड के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप जित जैसे जैसे हाइट ज़्यादा कवर करते जाएंगे जी की वैल्यू कम होती जाएगी, और जी टाइम के साथ क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जी कम होगा तो टाइम पीरियड ने क्या होना है बेटा, इंक्रीज हो जाना है।
तो ये ज़रा बातें यहाँ पे मेंशन है। बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू अ ग्रेविटी डिक्रीजेस with the increasing altitude. Murray and Mount Everest are at the much higher altitude than Karachi, so the value of G is small. बिकॉज ये फार्मूले का रेफरेंस दे देना आप। जी का जो फार्मूला है वो जी कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है। जी जो है वो आर स्क्वायर मीन एल्टीट्यूड के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब एल्टीट्यूड आप ज़्यादा करेंगे तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जी की वैल्यू अगर कम होगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ज़्यादा। बिकॉज टाइम पीरियड आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद द जी। और टाइम पीरियड इंक्रीजेज व्हेन जी डिक्रीजेज, ये वही अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया ना उन्हीं उसी को बस मैंने वर्डिंग में लिख दी है। हाँ, माउंट एवरेस्ट में ज़्यादा टाइम पीरियड होगा एज कम्पेयर टू मरी, क्योंकि मरी की जो हाइट है वो एज कम्पेयर टू माउंट एवरेस्ट वो कम है। ठीक है, तो अगर आप माउंट एवरेस्ट पे चले जाते हैं तो जी की वैल्यू और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। जब और भी ज़्यादा कम होगी तो वहाँ पे टाइम पीरियड और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। अ वायर हैंग्स फ्रॉम अ डार्क हाई टावर। अब डार्क हाई टावर क्या होता है? डार्क हाई टावर आप ऐसे टावर को कहते हैं जिसकी बुलंदी बहुत ज़्यादा हो, जिसकी लेंथ जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो। इतनी ज़्यादा हाइट हो उसकी कि उसका जो अपर पोर्शन है, जो ऊपर वाला जो टॉप पॉइंट है, वो आप देख ना सको। अब ऐसा नॉर्मली होता नहीं। अगर ऐसा तभी होता है जहाँ तो रात के टाइम में होता है कि आप बिल्डिंग की जो टॉप साइड, अगर यहाँ पे लाइट वगैरह ऑन है नीचे वाली साइड पे, तो ऊपर वाली साइड आपको प्रॉपरली नज़र नहीं आती रात के अंधेरे में। तो ऐसी बिल्डिंग को फिर आप डार्क हाई टावर कहते हैं। या फिर स्मॉग आ जाए, या विंटर्स के अंदर क्लाउड्स वगैरह आ जाए, तो वो अपर वाली जो पीक है, ऊपर वाली जो पोर्शन है या पीक है, वो आपको प्रॉपरली जो है ना वो नज़र नहीं आती। तो ऐसी बिल्डिंग को हम क्या कहेंगे, डार्क हाई टावर कहेंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, वायर हैंग्स फ्रॉम अ डार्क हाई टावर सो दैट इट्स अपर एंड इज नॉट विजिबल। वो उसने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि हाउ कैन वी डिटरमिन द लेंथ ऑफ द टावर। मीन्स के डार्क हाई टावर की बुलंदी पे एक वायर को हैंग किया हुआ है और वो वायर लटक रही है, लेकिन आप टॉप जो साइड है, जो उसकी टॉप पॉइंट है, उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, उसको आप देख नहीं पा रहे। तो फिर आप कैसे उसकी हाइट मेजर करेंगे, टावर की हाइट कैसे मेजर करेंगे? तो बेटा इसके लिए आपने क्या करना है, वी यूज़ हैंगिंग वायर एज अ सिंपल पेंडुलम। हम उसी हैंगिंग वायर को एज अ सिंपल पेंडुलम के तौर पे यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, हम उसके साथ एक ऑब्जेक्ट जो है ना, हैवी स्मॉल ऑब्जेक्ट, वो कनेक्ट करेंगे और फिर उसको ऑसिलेट करवाएंगे, स्मॉल ऑसिलेशंस करवाएंगे। और फिर बेटा क्या करेंगे, उसका टाइम पीरियड मेजर करेंगे। टाइम पीरियड मेजर करके हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है जी, लेंथ फाइंड आउट करनी है ना। लेंथ को आपने सब्जेक्ट बनाना है, और टाइम पीरियड तो आपने मेजर कर लिया है। अब ये कैसे करना है आप ज़रा देखें। आपने जो है ना वो स्क्वायर रूट से बाहर लेकर आना है लेंथ को। तो आप दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे। इधर आ जाएगा टी का स्क्वायर, इधर आ जाएगा 4, ये पाई का स्क्वायर, और ये एल एंड जी। अब एल को आप सब्जेक्ट बनाए, बाकी सारे पैरामीटर दूसरे पे ले जाए। जी दूसरे पे जाएगा तो टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 पाई स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर। तो बाई यूजिंग दिस फार्मूला, अब जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 है, टाइम पीरियड आपने मेजर कर लिया ऑसिलेशंस के थ्रू, और 4 पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से आप उसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, विल द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेटिंग स्प्रिंग इंक्रीजेज डिक्रीजेज और रिमेन्स कांस्टेंट बाय एडिशन ऑफ अ मोर मैसेज। स्प्रिंग मैथ सिस्टम के अंदर अगर आप मैथ्स की अमाउंट ज़्यादा करेंगे तो टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या फिर कांस्टेंट रहेगा? तो बेटा इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग मैथ सिस्टम के अंदर हमने जो टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ा था वो ये पढ़ा था। और बाय अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला टाइम पीरियड जो है वो मैथ्स के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैथ्स जैसे जैसे ज़्यादा करेंगे टाइम पीरियड भी क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, इन ये सिंपल पेंडुलम के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मैथ्स के इंडिपेंडेंट है, मैथ्स पे डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि उसके फार्मूले में तो लेंथ आती है ना, लेंथ और जी आता है। यहाँ पे एम और के आएगा। आई होप कि ये बातें समझ आ रही हैं आपको। तो मोर मैथ्स लार्ज टाइम पीरियड, लेस मैथ्स स्मॉल टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 6 है, कैन अ सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ? नहीं बेटा, सिंपल पेंडुलम सेंटर पे ऑसिलेट नहीं करेगा।
क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। यह पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, सिंपल पेंडुलम के लेक्चर में किया आई थी। तो बेटा यहाँ पे जब आप सेंटर में जाएंगे ना, तो सेंटर में जी की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। अर्थ के सेंटर में जी की वैल्यू ज़ीरो होती है। ये आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट है। और एक और पॉइंट ज़रा सुन रहे हैं कि जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से सेंटर की तरफ जाएंगे, सेंटर की तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। और अगर आप सेंटर से अर्थ की सरफेस पे आते जाएंगे तो फिर जी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब आप सरफेस से अवे जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। आप सेंटर से स्टार्ट हो जाए, सेंटर से सरफेस पे आएंगे जी ने ज़्यादा होना है, और सरफेस से जब ऊपर हाइट कवर करेंगे तो फिर जी डिक्रीज होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझ लें बस आप। और अगर आपने ये इन साइड द जी की वैल्यू निकालनी है तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये आपकी बुक सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ फार्मूला, कि अगर अर्थ के इन साइड अगर आपने जाना है तो आप जी की वैल्यू ऐसे मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल आप सरफेस पे है, तो आप जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ना, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो ये आपने डिस्टेंस कवर किया, जो भी डिस्टेंस कवर करेंगे वो यहाँ पे पुट करेंगे। और ये जो कैपिटल आर है जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, सेंटर से लेके सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है। रेडियस 6.4 10⁻⁶ मीटर है आई थिंक। और अगर आप d इज इक्वल टू आर कर दें, मीन्स कि आप इतना डिस्टेंस कवर कर दिया है कि आपका जो डिस्टेंस है वो आर के इक्वल आ जाए, मतलब आप सेंटर पे चले गए। तो जब आप इधर डी और आर, डी की जगह आर पुट करेंगे ना, ये देखिए फार्मूला क्या बनेगा, 1 - डी की जगह आर और ये भी आर, तो आर आर कैंसिल, इधर आ जाएगा 1 1 - 1 0, तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। यहाँ पे ये जो जी की वैल्यू है ना, ये जो एवरेज वैल्यू 9.8, ये वो वाली जी की वैल्यू। और यहाँ से जो वैल्यू आप निकालेंगे ये उस पॉइंट पे जी की वैल्यू आप निकालेंगे। तो सिंपल लॉजिकली ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जी ज़ीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ बिकॉज ग्रेविटेशनल पुल्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन कैंसल ईच अदर। क्योंकि हर डायरेक्शन से पुलिंग हो रही होती है बॉडी पे, जो है ना, यहाँ पे देखें, अगर बॉडी यहाँ पर है तो हर डायरेक्शन से पुल, ग्रेविटेशनल जो है ना वो पुल कर रहा होता है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है। मीन ये देखे ना सेंटर पे, यहाँ से भी हर डायरेक्शन से, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को जो है ना वो कैंसिल आउट कर देता है, सेंटर पे जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो आप देखें सेंटर पे अगर जी की वैल्यू ज़ीरो है, तो यहाँ पे अगर आप एल और जी की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो ये 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, टाइम पीरियड इन्फिनिटी, मतलब पेंडुलम जो है ना वो ऑसिलेट करेगा ही। तो बेटा ये क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे समझ आ गया होगा। मज़ीद कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। मुझे दें अब इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।